इक्वेशन फॉर गैसेस एंड द कॉम्प्लेक्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है क्या? सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद डिबाई इक्वेशन में जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से ही हमारा डिबाई इक्वेशन रिलेटेड है, इसलिए हम पहले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में आ जाते हैं। क्या कहता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर कहें कि डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी, दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन जान लेते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू गेट पोलराइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इन अदर वर्ड्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीन्स द एबिलिटी ऑफ मटेरियल to store the applied electric energy in the form of polarization. The two type permittivity of there are namely. That means ये है कि जो हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है, उस मटेरियल की एबिलिटी कितनी है पोलराइज होने की। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई करते हैं या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं उसको, तो उस मटेरियल की एबिलिटी कितनी है पोलराइज होने की, ये बताता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को जनरली जो है टू टाइप से शो किया गया है। एक स्टैटिक परमिटिविटी है, यानी कि स्टैटिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, दूसरा है डायनेमिक परमिटिविटी है। तो वन बाय वन करके इसको देख लेते हैं। ठीक है, स्टैटिक परमिटिविटी और डायनेमिक परमिटिविटी क्या है। तो स्टैटिक परमिटिविटी को हम पहले देख लेते हैं। ठीक, आगे है हमारे पास द पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैविंग अ मेजरमेंट डाइपोल मोमेंट व्हेन प्लेस्ड इन स्टडी electric field so that all type of polarization can maintain equilibrium with its permittivity of material under these condition is called static permittivity। static permittivity बोल रहा है कि यदि डाइलेक्ट्रिक में हमारे पास जो मटेरियल है, ठीक है, उसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, और उसको जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, चाहे कोई भी टाइप का मटेरियल हो, कोई भी टाइप का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो, उसको जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, और वो पोलराइज हो जाता है। जब पोलराइज होता है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है कि जो मटेरियल रहता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो मटेरियल रहता है उसकी जो परमिटिविटी रहती है मटेरियल की, वो परमिटिविटी ही कहलाता है हमारा स्टैटिक परमिटिविटी, जिसको हम एप्सिलॉन से शो करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा स्टैटिक परमिटिविटी। और जब मटेरियल को जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं और उसके फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग जब वो वेरी करता है, दैट मीन्स when a dielectric material is placed in the electric field of varying frequency, then permittivity of material change with the change in frequency applied field. This is so because with increasing frequency, molecular dipole cannot orient faster to cope up with applied field. Thus, the permittivity of material fall off with increasing the frequency of applied field. The frequency of dependent permittivity of material is called as dynamic permittivity. That means कहने का मतलब ये है कि जब हम मटेरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं या फिर मटेरियल को जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं और उसके फ्रिक्वेंसी के साथ जब उसको वेरी कराया जाता है, ठीक है, फ्रिक्वेंसी के साथ जो उसको जब मेजर करते हैं, तो मटेरियल की जो फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, उसको हम यदि इंक्रीज कर दें, ठीक है, सॉरी, अप्लाइड फील्ड की जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड उसको जब हम इंक्रीज कर दें तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, फॉल हो जाता है। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर देते हैं, तो जो परमिटिविटी होती है मटेरियल की वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो इस तरीके के परमिटिविटी को या फिर इस तरीके के जो प्रॉपर्टीज होता है उसको हम कहते हैं डायनेमिक परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मटेरियल। ठीक है, दैट मीन्स द परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल फॉल ऑफ विद इंक्रीजिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी विथ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये रहा हमारा स्टैटिक परमिटिविटी एंड डायनेमिक परमिटिविटी। अब आगे चलते हैं। ठीक है, जैसा कि अभी भी हमने पढ़ा, जो स्टैटिक परमिटिविटी होता है, ठीक है, वो क्या होता है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पर इलेक्ट्रिक फील्ड पर उसको रखते हैं मटेरियल को, तो उससे पोलराइज हो जाता है। दैट मीन्स जो है वो स्टैटिक परमिटिविटी में आता है। यहाँ पे उसका डिफिनेशन देख लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं उसको। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल इज अ मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू व्हिच द इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन मटेरियल कैन बी पोलराइज्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। थ्योरी ऑफ परमिटिविटी आर बेस्ड ऑन द रिस्पांस of charge distribution to applied electric field।
तो जो हमारा स्टैटिक परमिटिविटी है वो जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर है, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास जो है कोई पैरेलल कैपेसिटर प्लेट है वैक्यूम में, ठीक है, जिसका सरफेस एरिया ए ले लेते हैं और जो डिस्टेंस है प्लेट के बीच में वो डी है, ठीक है। लेट अस कंसीडर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन वैक्यूम विद सरफेस एरिया ए एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स डी। हमने कोई पैरेलल प्लेट लिया है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया हुआ है वैक्यूम में, ठीक है, उसका एरिया लिया हुआ है ए और उन प्लेट के बीच का डिस्टेंस क्या है, डी है। इफ दिस कैपेसिटर इज चार्ज सच द चार्ज ऑन प्लेट इज प्लस इलेक्ट्रॉन कूलम्स and charge on the other plate is minus charge coulombs, then force between this charge is given by Coulomb's law। कहने का मतलब ये है कि जो हमने प्लेट लिया हुआ है, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया हुआ है, तो उस पर जो है जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक प्लेट पर जो है प्लस होता है, दूसरे प्लेट पर क्या होता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। तो कूलम्ब लॉ से उसको हम कूलम्ब लॉ से हम डिफाइन करते हैं। तो कूलम्ब लॉ इसके बारे में क्या कहता है, आगे देखते हैं। तो कूलम्ब लॉ होता है वो दो चार्ज के लिए होता है। तो यहाँ हमारे पास टू चार्ज है, प्लस ई और माइनस ई, ठीक है, उसको हम यहाँ पे E1 और E2 के थ्रू शो कर रहे हैं। तो F इक्वल टू 1/4πε0, क्योंकि यह इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है इसलिए एप्सिलॉन नॉट यूज हो रहा है। यदि मैग्नेटिक फील्ड होता तो म्यू एप्सिलॉन नॉट यूज होता, ऑब्वियसली ये सबको पता ही होता है। और F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू E1 इंटू E2 बाय एप्सिलॉन R स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पे जो परमिटिविटी होता है एप्सिलॉन जो नॉट होता है वैक्यूम में, उसका वैल्यू कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻12 न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये अप्लाइड जो फील्ड है, अप्लाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके लिए हमने कूलम्ब्स लॉ निकाला हुआ है दोनों प्लेट के बीच के लिए चार्ज के थ्रू। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसी के बेसिस पे आधारित है। तो चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसके लिए पहले हमने क्या निकाल लिया, उन चार्ज पर लगने वाला कूलम्ब फोर्स निकाल लिया। तो इस तरीके से ये हमारा कूलम्ब फोर्स रहा। फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम में देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम में देखेंगे तो क्या होगा कि जो डाइलेक्ट्रिक थ्योरी है, जो हमने कूलम्ब फोर्स अप्लाई किया था ऊपर में अभी जो देखा था, वो फोर्स क्या हो जाएगा, F इक्वल टू एप्सिलॉन 1 इंटू एप्सिलॉन F इक्वल टू E1 इंटू E2 बाय एप्सिलॉन R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम के लिए हो गया कूलम्ब फोर्स। अब आगे इसमें बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे फोर्स है F, जो फोर्स F हमने देखा था यहाँ पे, ठीक है, वो रिपल्सन फोर्स का काम करेगा दोनों चार्ज के बीच में, E1 और E2 के बीच में, जो कि सेपरेशन का काम करेगा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए, ठीक है। जब इसको हम वैक्यूम में रखें इलेक्ट्रिक फील्ड और उस पर देखें, ठीक है, व्हेन देयर इज अ वैक्यूम बिटवीन द प्लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड E इज, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वैक्यूम में उसको हम इक्वल टू 4π/Q से शो करते हैं। इसको हम आगे देख लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्वल टू 4π/Q, जहाँ Q हमारा क्या है, चार्ज है, ठीक है, ये तो हमको पता ही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमारा निकल गया इक्वल टू 4π/Q। बट इफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कांस्टेंट एप्सिलॉन इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट, देन द फील्ड इज स्मॉलर बाय द फैक्टर एप्सिलॉन बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन, दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स, ठीक है। अब उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में देखें वैक्यूम के साथ, तो वैक्यूम के साथ देखेंगे, ठीक है, यदि स्मॉलर फैक्टर एप्सिलॉन ले लिया जाए और उसके साथ वैक्यूम के साथ देख रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू 4π/Q बाय एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है। ये स्मॉल फैक्टर एप्सिलॉन के लिए हो गया, ठीक। तो ये इक्वेशन और इक्वेशन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये है। ये इक्वेशन आप 2.7 देख रहे हैं, इक्वेशन जो 2.8 देख रहे हैं, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ही है, ठीक है। अब जो रिडक्शंस है वो रिडक्शंस देख लेते हैं। रिडक्शंस ऑफ द अपरेंट चार्ज on plate is caused by the polarization of medium. In fact, there is a induced charge throughout the material, but it annual itself everywhere except surface. The amount of polarization charge can be written as, ठीक है, तो पोलराइजेशन होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम जो पोलराइजेशन निकालते हैं किसी मीडियम में, ठीक है, मटेरियल के लिए, तो क्या होता है P इक्वल टू 1 - 1 बाय एप्सिलॉन इंटू Q होता है, ये हमको पता ही है, ठीक है। तो ये अमाउंट ऑफ पोलराइजेशन हो गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, चार्ज के लिए पोलराइजेशन जो निकलता है वो हो गया। अब आगे देख लेते हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन डाइलेक्ट्रिक इज एविडेंट टू चार्जिंग ऑफ टू सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक विथ चार्ज ऑफ ऑपोजिट साइन टू दोस कैसिंग द फील्ड
the surface density of this opposite sign charges on surface of dielectric is P and is known as polarization. It is the total charge passing through any unit area between the dielectric plates. दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया हुआ है, ठीक है, वो प्लेट के चार्जिंग के लिए काम कर रहा है। एक प्लेट जो है प्लस चार्ज होता है, दूसरा प्लेट जो है माइनस चार्ज होता है, यानी कि अपोजिट साइन के थ्रू होता है, ठीक है। तो जो अपोजिट साइन की वजह से जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है हमारा, ठीक है, जिसको हमने पी से शो किया है, जिसके पोलराइजेशन को हमने पी से शो किया हुआ है, अब उसके लिए हम टोटल पोलराइजेशन देख लें, ठीक है, टोटल चार्ज पासिंग देख लें प्लेट से। तो टोटल जो चार्ज पास करेगा प्लेट से वो किसी यूनिट एरिया से पास करके जाएगा, ठीक है, पैरेलल प्लेट से। तो जो पासिंग चार्ज होगा, ठीक है, वो जो पासिंग चार्ज होगा जो प्लेट की यूनिट एरिया से होकर के जाएगा वो कितना होगा, तो उसके लिए पहले तो हमको डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट डी इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल चार्ज डेंसिटी इज डी इक्वल टू 4 पाई क्यू। दैट मीन्स जो है जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट निकल रहा है दोनों प्लेट के बीच में वो कितना निकल रहा है, डी इक्वल टू 4 पाई क्यू निकल रहा है, जहाँ क्यू हमारा चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। अब इक्वेशन हमने 2.9 लिया हुआ था इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट के लिए, उसको देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो डी इक्वल टू अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहाँ पे एप्सिलॉन ई हो जाएगा, और ई क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको हम शो कर सकते हैं डी इक्वल टू ई प्लस 4 पाई क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा वैल्यू हो गया, ठीक, ये इक्वेशन जो है 2.11 हो गया। आगे चलते हैं। अब हमको पता है कि यहाँ पे जो ई है, ठीक है, यहाँ पे जो ई है और ये एप्सिलॉन ई है, ई कैपिटल एप्सिलॉन कैपिटल ई इक्वल टू ई प्लस 4 पाई क्यू है। अब यहाँ पे ई को जो है साइड चेंज कर लीजिए, साइड चेंज करने के बाद जो है ई कॉमन लीजिए, और कॉमन लेने के बाद जो है इधर क्या हो जाएगा 4 पाई क्यू के लिए डिवाइड हो जाएगा। तो एप्सिलॉन माइनस 1 इक्वल टू 4 पाई क्यू बाई ई हो गया। इस तरीके से ये जो है हमारा निकल गया फैक्टर, ठीक। अब कैपेसिटेंस जो होता है प्लेट का, ठीक है, उसकी जो धारिता होती है उससे रिलेटेड निकाल लेते हैं। तो हमको पता है कि कैपेसिटेंस कितना होता है प्लेट का, सी इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, ठीक है। द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस सी इज रिलेटेड टू चार्ज ऑन प्लेट क्यू एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट वी, देन बाय इक्वेशन कैन बी रिटन एज दिस सी इक्वल टू क्यू बाई वी। यानी कि जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है, ठीक है, जो प्लेट का चार्ज होता है वो, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है प्लेट का वो, उन दोनों का रेशियो होता है। तो कैपेसिटेंस को हम कैसे शो करते हैं, सी इक्वल टू क्यू बाई वी, इससे कैपेसिटेंस शो किया जाता है। आगे चलते हैं, ठीक है। नेग्लेक्टिंग द इज इफेक्ट कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर कंटेनिंग मटेरियल एंड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एप्सिलॉन इज, ठीक है। बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो इज का इफेक्ट होता है उसको छोड़ दिया जाए, नेग्लेक्ट कर दिया जाए, ठीक है, और उसका कैपेसिटेंस निकाला जाए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो उसका एरिया रहता है वो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो हमें लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कांस्टेंट हमने प्लान लिया हुआ है, और 4 पाई डी, डी क्या होता है यहाँ पे डिस्टेंस होता है। तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू एप्सिलॉन बाय 4 पाई डी। इस तरीके से ये कंटेनिंग मटेरियल का जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया, ठीक है, मतलब ये भी कैपेसिटेंस ही है एक तरीके का, कैपेसिटेंस हो गया। आगे चलते हैं, ठीक है। ए मेजरमेंट ऑफ दिस कैपेसिटेंस लीड टू द नॉलेज ऑफ द स्टैटिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इसी को क्या कह रहा है, वह डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह रहा है, स्टैटिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह रहा है। सी इक्वल टू ए इंटू एप्सिलॉन बाय 4 पाई डी, ये हमारा रहा स्टैटिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। दिस रिलेशनशिप इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन मेजरमेंट ऑफ परमिटिविटी बाय ब्रिज टेक्निक, ठीक है। इस रिलेशनशिप की ज्यादातर जो है ब्रिज टेक्निक यूज होता है मेजरमेंट करने के लिए, ब्रिज टेक्निक मेजरमेंट करने के लिए, ठीक। तो अभी भी हम स्टैटिक परमिटिविटी देखा। अब इसी स्टैटिक परमिटिविटी के बेसिस पर हमारा डिवाई इक्वेशन फॉर गैसेस, ठीक है, इसको देख लेते हैं क्या कहता है। डिवाई हैज गिवन द थ्योरी यूजिंग द डायपोल पोलैरिटी यूजिंग द मेथड applied of Lenzin to find the mean magnetic moment parallel to an applied field to gas molecule having permanent magnetic moment, and adopt the expression for the local field calculated by Lawrence Debye put forth of his theory on the following assumption, ठीक है। तो जो हमने स्टैटिक परमिटिविटी अभी भी पढ़ा उसी से रिलेटेड हमारा जो है
डीवाई इक्वेशन फॉर गैसेस निकलेगा, ठीक। तो ये जो है क्या कह रहा है कि डीवाई इक्वेशन जो फॉर गैसेस थ्योरी है वो यूजिंग जो है हम डाइपोलर जो होता है, डाइपोलर जो हमने पोलरिटी पहले पढ़ा था, डाइपोलर पोलरिटी लेंगे और उसी मेथड को यहाँ पे अप्लाई करके, ठीक है, जो कि लेंज़े ने पाया था कि क्या पाया था कि जो मीन मैग्नेटिक मोमेंट होता है पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम अप्लाई करते हैं, और कोई जो है गैस मॉलिक्यूल होता है जिसका जो है परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ठीक है, तो उसका जो हमने लोकल फील्ड कैलकुलेशन किया था, लॉरेंट जो कैलकुलेशन फील्ड किया था लॉरेंट फील्ड के लिए, ठीक है, वो सब इंक्लूडेड है और उसी से रिलेटेड हमारा डीवाई ने उनका रिजल्ट निकाला, जंक्शन निकाला, ठीक है, और वही जंक्शन यहाँ पे है 4 वे करके, इसको हम 1 बाय 1 करके देख लेते हैं, ठीक है। पहले तो इसको 2 ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है, तो इस तरीके से हम डाइपोलर पोलरिटी को जान गए हैं कि डाइपोलर पोलरिटी क्या होता है, वो हमको पता है, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा था, वो भी हमको पता है। तो इन दोनों का जो एक तरीके से कहा जाए कि इन दोनों का निचोड़ है, ठीक है, जो हालांकि ये गैस पर होता है अप्लाइड, ठीक है, जो गैस मॉलिक्यूल होता है उस पर डीवाई ने अप्लाई किया था और उसके बेसिस पे जो है बताया था कि जो है परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, द मॉलिक्यूल इज कंसिडर्ड एज रिजिड सिस्टम ऑफ चार्ज। ये जंक्शन है, कह रहा है कि जो मॉलिक्यूल ऐसा सिस्टम लेंगे, ऐसा रिजिड सिस्टम लेंगे मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है, जो उसमें चार्ज होगा, ठीक है, वो रिजिड सिस्टम में होगा, ठीक है, उसके लिए जो मॉलिक्यूल होगा वो रिजिड सिस्टम के लिए ही होगा। दूसरा क्या बोल रहा है, द एक्सटर्नल फील्ड इज सपोज टू इंड्यूस द नो चार्ज एट ऑल, मतलब जो एक्सटर्नल फील्ड होगा जो है वो इंड्यूस तो होगा, बट जो है चार्ज जो है नॉट एट ऑल होगा, ठीक है, सभी तरफ जो है चार्ज नहीं होगा, ये बोल रहा है। आगे क्या बोल रहा है, द मॉलिक्यूल आर क्लासिफाइड 2 ग्रुप्स। अब जो मॉलिक्यूल्स लिया गया है वो मॉलिक्यूल्स जो है 2 ग्रुप में क्लासिफाइड है। तो कैसे क्लासिफाइड किया गया है यहाँ पे डीवाई के थ्रू, मॉलिक्यूल्स विद द नॉर्मल वैल्यू ऑफ मोलर पोलराइजेशन, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा मॉलिक्यूल्स विद द अबनॉर्मली लार्ज वैल्यू ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है, तो एक नॉर्मल वैल्यू पोलराइजेशन है, दूसरा लार्ज वैल्यू पोलराइजेशन है मॉलिक्यूल का। विद दिस इन जनरल द मीन्स इलेक्ट्रिक मोमेंट m वेक्टर विल बी एक्सप्रेस बाय, अब हमने ये फैक्टर तो निकाला था, ठीक है, m वेक्टर इक्वल टू अल्फा नॉट प्लस म्यू स्क्वायर बाय 3kT इंटू एफ। ये जो हमने ये फैक्टर था, तो ये हमने ये फैक्टर पहले पढ़ लिया है जब हमने इलेक्ट्रॉनिक ओरिएंटेशन और जो है पोलराइजेबिलिटी पढ़ा था, तो उसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी और ओरिएंटेशन पोलराइजेबिलिटी इन सब में देखा था इसको, ठीक है, वहां से आता है। तो ये जो हमारा फार्मूला है मीन इलेक्ट्रिक मोमेंट का जो हमने निकाला है वो फार्मूला हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोमेंट जो हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक जो पोलराइजेबिलिटी पढ़ा था वहीं से फार्मूला आता है। तो इसलिए यहाँ पे फार्मूला पुट किया गया है, m वेक्टर इक्वल टू अल्फा नॉट प्लस म्यू स्क्वायर बाय 3kT इंटू एफ। अब जो हमने एफ निकाला था वो एफ कौन सा है, ये वही कूलॉम फोर्स है, ये वही कूलॉम फोर्स है जो हमने अभी भी स्टैटिक परमिटिव में पढ़ के आया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या टर्म्स लिया गया है, अल्फा जो नॉट है वो पोलराइजेबिलिटी है ड्यू टू डिस्टॉर्शन, एंड म्यू स्क्वायर बाय 3kT इंडिकेट द पोलराइजेबिलिटी ड्यू टू ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल। मैंने पहले बोल चुका है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और ओरिएंटेशन पोलराइजेशन जो हमने पढ़ा था उसी से आया है, ठीक है। तो ये जो म्यू स्क्वायर बाय 3kT है वो ओरिएंटेशन पोलराइजेबिलिटी से आया है, ठीक है। अब जो टोटल पोलराइजेबिलिटी होता है वो क्या होता है, जो टोटल पोलराइजेबिलिटी होता है वो अल्फा इक्वल टू अल्फा नॉट प्लस म्यू स्क्वायर बाय 3kT होता है, ये हमने पढ़ा है। अब इस इक्वेशन को जो है हम क्लॉसियस-मोशेटी इक्वेशन से कोरिलेट कर दें, ठीक है, इस इक्वेशन को जो हम क्लॉसियस जो मोशेटी इक्वेशन होता है, ठीक है, उस इक्वेशन से कोरिलेट कर दें तो क्या बनेगा यहाँ पे हमारा इक्वेशन, यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन बनेगा ये आप देख रहे हैं एप्सिलॉन माइनस 1 बाई एप्सिलॉन प्लस 2 इंटू एम बाई डी इक्वल टू 4 पाई एन इंटू ए बाई 3 इंटू अल्फा। तो इतना जो इक्वेशन आप देख रहे हैं यहाँ तक, ये अल्फा तक, ये जो अल्फा तक आप इक्वेशन देख रहे हैं ये क्लॉसियस-मोशेटी इक्वेशन कहलाता है। अब इसी क्लॉसियस-मोशेटी इक्वेशन में जो आप अल्फा जो देख रहे हैं
इसी अल्फा का वैल्यू हम जो है यहाँ से पुटअप कर देते हैं। ठीक है, ये अल्फा का वैल्यू हमने पुटअप कर दिया और क्या कर दिया हमने, ये 4πp हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल के जो है 4πp जो हमने बाहर निकाल लिया। ठीक, तो हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया 4πp/3 अल्फा नॉट प्लस मी स्क्वायर बाय 3 इतना हो गया। ठीक है, इतना हमारा जो है ये रिलेशन बन गया, डीवाई इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब आगे इसमें चलते हैं। डीवाई हैज गिवन समव्हाट मोर जनरल डेरिवेशन फॉर दिस इक्वेशन इन which alpha naught is expressed the average of the three polarization among these three axes of molecule treated as ellipsoid polarization। That means कहने का मतलब ये है कि जो अल्फा नॉट यहाँ पे देख रहे हैं आप, वो अल्फा नॉट जो है क्या एक्सप्रेस कर सकता है, जो है पोलराइजेशन जो है 3D में पोलराइज बता सकता है। जैसे कि इलेप्साइड में जो इलेप्साइड लेते हैं, ठीक है, उस इलेप्साइड में जो पोलराइजेशन शो कर सकता है, बता सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है ये अल्फा नॉट। ठीक है, दैट मीन्स जो है 3D में बता सकता है। इनका कंक्लूजन देख लेते हैं, क्या निकलता है कंक्लूजन। द कंक्लूजन ऑफ द डीवाई इक्वेशन फॉर द गैसेस, फर्स्ट है फॉर नॉन पोलर मटेरियल। नॉन पोलर मटेरियल हमने पहले पढ़ा था, एक पोलर मटेरियल होता है, दूसरा नॉन पोलर मटेरियल होता है। तो एक माइक्रोस्कोपिक के बेसिस पे आता है और एक जो है माइक्रोस्कोपिक के बेसिस पे आता है। तो नॉन पोलर मटेरियल जो होता है, ठीक है, उसके लिए है ये पहला जो कंक्लूजन है डीवाई का, वो है फॉर नॉन पोलर मटेरियल the molar polarity should be constant independent of temperature and pressure। कह रहा है कि जो नॉन पोलर मटेरियल होता है वो जो है उसका जो मोलर पोलैरिटी होता है, ठीक है, वो कांस्टेंट होता है। तो वो कांस्टेंट कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए इंडिपेंडेंट किसका, टेम्परेचर एंड प्रेशर का। ठीक है, इसी में आगे क्या कहता है, एन इंक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ चार्ज in the density of such a substance will lead to an increase the permittivity। ठीक है, यदि आप डेंसिटी उसका इंक्रीज करते हैं, चार्ज डेंसिटी इंक्रीज करते हैं सब्सटेंस का, मटेरियल का, उसकी जो परमिटिविटी है वो भी इंक्रीज होती है। दूसरा पोलर मॉलिक्यूल के लिए क्या कह रहा है कि फॉर पोलर सब्सटेंस या फिर पोलर मटेरियल के लिए, ये पहला वाला तो है नॉन पोलर मटेरियल के लिए हो गया, यानी कि नॉन पोलर मटेरियल जो है टेम्परेचर और प्रेशर इंडिपेंडेंट होता है, और जैसे आप उनकी चार्ज डेंसिटी बढ़ाएंगे तो उसकी परमिटिविटी भी इंक्रीज होगी। दूसरा पोलर मटेरियल के लिए बोल रहा है कि पोलर मटेरियल के लिए जो क्या होता है कि जो टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर हम बढ़ा दें, उसका टेम्परेचर बढ़ा दें पोलर मॉलिक्यूल के, तो उसकी जो मोलर पोलैरिटी होती है वो घट जाती है। उसकी जो मोलर पोलैरिटी है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। रीजन क्या है, थर्मल इरिटेशन। क्या है, थर्मल इरिटेशन। ठीक है, बिकॉज द थर्मल इरिटेशन डिक्रीज द डाइपोलर पोलराइजेशन। ठीक, तो थर्मलाइजेशन जो है डिक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हैं थर्मलाइजेशन क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, और जो मोलर पोलैरिटी होती है वो क्या होता है, वो भी डिक्रीज हो जाता है, दैट मींस फॉल हो जाता है। तो ये क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल के लिए हो गया, पोलर मटेरियल के लिए हो गया। ये तो ये फर्स्ट नॉन पोलर मटेरियल के लिए है, और दूसरा क्या है, नॉन पोलर मटेरियल के लिए है। अब यहाँ पे हम जो हमने टेम्परेचर लिया हुआ था, ठीक है, दोनों अभी जो दोनों 1 और 2 कंक्लूजन देखा हमने, जो पोलर मॉलिक्यूल के नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए, उन दोनों पे जो है टेम्परेचर बेसिस है। ठीक है, एक जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, दूसरा टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अब हम टेम्परेचर बेसिस से आ जाते हैं, तो टेम्परेचर के यदि रेसिप्रोकल ले लिया जाए, ठीक है, यानी कि उसका उल्टा अपोजिट ले लें, तब क्या होता है। लेकिन जब ये जो हम टेम्परेचर वाला लेंगे, इसमें जो है हम ऐड नहीं करेंगे, क्या ऐड नहीं करेंगे, पोलर लिक्विड नहीं आएगा, पोलर सॉलिड नहीं आएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ जो है हमारा पोलर मॉलिक्यूल ही आएगा। ठीक है, तो पोलर लिक्विड और पोलर सॉलिड जो है उसमें यूज नहीं होगा, उसमें हम खाली गैस ही लेंगे, लिक्विड और सॉलिड की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसमें हम थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं, जो हमने फॉर्मूला लिखा था उसको जो है थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं, और जो हमने टेम्परेचर लिया था उस टेम्परेचर को जो है रेसिप्रोकल टेम्परेचर लेते हैं, तब क्या होता है देख लेते हैं। जो हमने इक्वेशन निकाला था, ठीक है, एप्सिलॉन -1 बाय एप्सिलॉन +2 इक्वल टू 4 पाई n अपॉन मी इंटू मी स्क्वायर इंटू डी अपॉन 3 kTm। ठीक है, सॉरी, जो 3 kTm था वो 9 kTm हो गया है। ठीक है, दी एप्लीकेशन ऑफ द डीवाई इक्वेशन फॉर पोलर लिक्विड बिकम्स एविडेंट ऑफ नेगलेक्टिंग द पोलराइजेशन ड्यू टू डिस्टॉर्शन। यहाँ पे डिस्टॉर्शन जो है नेगलेक्ट कर दिया गया है, तब उसके लिए हमने इक्वेशन निकालेंगे, वो ऐसा इक्वेशन निकलेगा। ये पोलर लिक्विड के लिए बताया है थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन हम जब आगे हम टेम्परेचर पर निकलेंगे, ठीक है, टेम्परेचर की बात करेंगे,
तो टेम्परेचर की बात करेंगे तो हमको पता है कि एक जो है एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसके बाद जो है जो पोलर मॉलिक्यूल है नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और एक ऐसा स्टेट आएगा वो डिपेंडेंट हो जाएगा। तो क्यों ना हम एक क्रिटिकल टेम्परेचर ले लें, तो क्रिटिकल टेम्परेचर हम ले लेंगे TC। यहाँ पर हमने क्रिटिकल टेम्परेचर क्या ले लिया, TC हो गया, या दैट मीन्स जो है क्यू टेम्परेचर कहेंगे यहाँ पे ये, तो क्यू टेम्परेचर हमने ले लिया TC। तो 4 पाई एन म्यू स्क्वायर इंटू डी बाई 9 के एम हो गया, जो टी था वो क्या हो गया TC हो गया, इधर चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूरी टेम्परेचर का काम कर जाएगा। अब यहाँ पे जो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ जो है एप्सिलॉन -1 और एप्सिलॉन +2 था। ठीक है, तो ये TC के बराबर है, तो उसके बराबर इधर बटा में T था, तो उसको मैं साइड चेंज कर लिया, तो क्या हो गया एप्सिलॉन -1 बटा एप्सिलॉन +2 इक्वल टू TC बटा T। ठीक है, तो ये जो है TC आप देख रहे हैं वो क्यू टेम्परेचर है, और जो यहाँ पे आप T देख रहे हैं वो T क्या है, हमारा टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर है। ठीक है, अब यहाँ पे केस लगा रहा है कि when TC इक्वल टू T देन एप्सिलॉन एक्सटेंड टू इंफिनिटी। ठीक है, यदि T जो है TC जो है T के इक्वल हो जाए तब हमारा एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, वो इन्फिनाइट कर जाएगा। ठीक है, और TC शुड जो है क्यू टेम्परेचर है यहाँ पे। when T is less than TC, अब उससे लेस हो जाए, depolarization become to great and the cases such a large internal field and the molecule will spontaneously align themselves with the parallel to one another even in absence of field। लेकिन जब जो है T जो है TC से छोटा रहेगा, दैट मीन्स जो है टेम्परेचर है वो हमारा क्यू टेम्परेचर से कम रहेगा तो क्या होगा, जो हमारा मॉलिक्यूल है वो स्पॉन्टेनियसली जो अलाइन हो जाएंगे, एक सीध में हो जाएंगे। ठीक है, और जब फील्ड जो है एब्सेंस रहेगा तब की बात है। ठीक, तो ये रहा हमारा रिलेशन फॉर जो है डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड कहना चाहिए स्टैटिक परमिटिविटी एंड डायनेमिक परमिटिविटी के लिए। तो इस तरीके से हमने डायनेमिक परमिटिविटी, हालांकि रिवाइज क्वेश्चन में आता नहीं है, इसलिए हमने केवल ओनली स्टैटिक परमिटिविटी का स्टडी किया, डिस्कस किया। इस तरीके से जो है हमारा ये आज का कोर्स कंप्लीट हुआ। कल नेक्स्ट क्लास में फिर से हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक की। थैंक यू।